हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दी इन्फोवाइटाइजर में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके बारे में इंडिया का हर एक नागरिक यही बात कर रहा है कि ये क्या है। एक्चुअली ये है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम नेप बोलते हैं, और ये 2020 में अप्लाई हो चुकी है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इस एजुकेशन पॉलिसी से क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो आइए साथ में मिलकर पता करते हैं। क्या आपको पता है कि जो एजुकेशन पॉलिसी हम अभी तक पढ़ते आए हैं वो 1986 में आई थी, और उसके बाद 1992 में उसमें थोड़े चेंजेस किए गए। बट अब जाके यानी कि 2020 में इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, और वो चेंजेस कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, अब उसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो आइए इस नए एजुकेशन सिस्टम को यानी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जो एजुकेशन पॉलिसी हम फॉलो करते आ रहे थे उसको क्या बोलते थे, 10+2 बोलते थे। और अब जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको क्या बोलेंगे, 5+3+3+4। क्या है भाई ये 5+3+3+4? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है फाउंडेशनल स्टेज, उसके बाद आता है प्रिपरेटरी स्टेज, उसके बाद आता है मिडिल स्टेज, और फोर्थ नंबर पे है सेकेंडरी स्टेज, और सबसे लास्ट में आएगा आपका हायर एजुकेशन। तो इस तरह आपका बनता है 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम फॉलोड बाय हायर एजुकेशन। फाउंडेशन स्टेज में देखिए जो एज ग्रुप होता है वो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होगा, और ये ग्रेड प्राइमरी से सेकंड तक होगा। इसको 2 फेज में बांट दिया गया, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में देखिए 3 साल तक के लिए आंगनवाड़ी या प्री स्कूल का है, और फेज़ 2 में प्राइमरी स्कूल है, वो ग्रेड 1 से लेके 2 तक होगा। उसके बाद देखते हैं इस फेज से हमको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, यानी इस एजुकेशन सिस्टम में जो चेंज किया है हमको इससे क्या मिलने वाला है। फाउंडेशन स्टेज में जो एजुकेशन होगी वो होगी प्ले सिस्टम पे। जी हाँ, ये किस पे होगी, प्ले सिस्टम पे। यानी ज़्यादा हम बुकिश नॉलेज पे हम फोकस नहीं करेंगे, प्ले ग्रुप बनाएंगे, और उसके हिसाब से जो बाल वाटिका टर्म यहाँ यूज़ किया गया है वो हमारे प्रिपरेटरी क्लास में होगी। जब बाल वाटिका ये जो सिद्धांत है, इसके सिद्धांत के ऊपर हम एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे। यहाँ पे उस पर्टिकुलर के लिए, इस बाल वाटिका के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि ECCF जो है वो क्वालिफाइड होंगे। और उसके बाद इसमें ध्यान दीजिए कि मदर टंग्स या रीजनल लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। तो एक हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ये स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर ना डालते हुए उनको एक प्ले सिस्टम में रख दिया गया है। प्रिपरेटरी स्टेज में आने वाले हैं 8 से लेके 11 साल तक के स्टूडेंट्स, जिनका ग्रेड होगा 3 से 5 तक। तो क्या है देखिए इसमें नया किया गया है, इसमें राइटिंग और रीडिंग स्किल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है, हमारे स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा बुकिश नॉलेज की तरफ भागते हैं, और उनकी एज इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है, तो वो राइटिंग और रीडिंग स्किल नहीं सीख पाते हैं, सिर्फ बुकिश नॉलेज तक रह जाते हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और साथ साथ बेसिक लिटरेसी हो गई या न्यूमरेसी हो गई, इस पर भी बहुत जोर देने वाली है गवर्नमेंट। साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, ये सारी चीज़ों की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हमको 3 से 5 क्लास तक ही सिखा दी जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो शुरू से ही अपने स्कोप को लेके या अपनी स्किल को लेके सीरियस हो सकते हैं। मिडिल स्टेज में आते हैं 11 से 14 साल के स्टूडेंट्स, जिनका ग्रेड होगा 6 से 8 तक। तो देखिए क्या किया गया है इसमें नया। सबसे पहले इसमें डेवलप किया जाएगा स्किल्स को। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि इसमें स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। और एक बात और बता दूं आपको कि वोकेशनल कोर्स को जो है इसमें शामिल किया गया है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि हमें पता है कि हम वोकेशनल कोर्सेज को लेकर बहुत ही पीछे हैं। वोकेशनल कोर्स को मैं आपको बता दूं कि एक तरह का जो है एक्स्ट्रा लर्निंग स्किल्स है, ये इंटर्नशिप्स है, कि बच्चा कोई भी स्टूडेंट्स है वो 6 से 8 तक क्लास में वो इंटर्नशिप कर सकता है। वो कारपेंटर या लॉन्ड्रीज या जो भी उसको पसंद है, जो फील्ड पसंद है, अपने फील्ड के हिसाब से एक कोई वोकेशनल कोर्स चुन सकता है, जैसा कि फॉरेन सिटीज़ में हम देखते आ रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप होने वाला है। इसके साथ साथ जो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी। यहाँ पे गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए अलग से एजुकेशन है, मतलब उनको अलग से प्रेफरेंस दी जाएगी। जो बच्चे स्किलफुल हैं उनको और आगे बढ़ाने के लिए जो है वो प्लान्स लाए जाएंगे। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सुनते आ रहे होंगे कि कोडिंग के बारे में, कि कोडिंग का आजकल बहुत ज़्यादा काम है, हर चीज़ में कोडिंग का को दिखता है कि यहाँ पे कोडिंग यूज़ की गई है। अब हमारे 6 से 8 तक क्लास के स्टूडेंट जो है वो शुरू से ही कोडिंग को सीख पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। सेकेंडरी स्टेज में आते हैं
14 से 18 साल तक के बच्चे, जो कि ग्रेड होगा जिनका 9 से 12 तक। इसको भी देखिए 2 फेज़ में बांटा गया है। पहला फेज़ है जिसमें कि 9 और 10 आता है, और दूसरा फेज़ है जिसमें कि 11 और 12 आता है। तो इसमें हमको क्या नया सीखने को मिलने वाला है? इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कभी भी ऑप्शन होता है एग्जिट और री इंटर करने का। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 10वीं के बाद हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, या किसी कारणवश कोई भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं पढ़ पाए, या तो हमने सिर्फ 11 पढ़ा, तो हम कहीं भी एग्जिट करते हैं तो वापस से हमको 11 या 12 में एडमिशन लेने की आज़ादी मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। उसके बाद आता है कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी आपको चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स में। आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर ज़्यादा बाउंडेशन नहीं होगा। फिर बात करूंगा कि ये जो 9, 10 या 11, 12 हैं, ये एनुअल बेस्ड होंगे, सेमेस्टर बेस्ड भी होंगे और मॉड्यूलर बेस्ड भी होंगे। वो डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट्स, वो डिसाइड किया जाएगा। इसके बाद होगा कि एग्जाम पैटर्न हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। तो ये दोनों ही हो सकता है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ बताते चलूँ कि 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होगा। अभी क्या मतलब है 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का? कि सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट है वो खुद का ही इवोल्यूशन करेगा। जी हाँ, वो एग्जाम देगा और वो खुद का ही इवोल्यूशन करेगा कि मैं इसमें कितना मार्क्स पा सकता हूँ या मैं इसमें कितना सफिशिएंट हूँ। उसके बाद जो अदर स्टूडेंट्स होंगे, उसके बैचमेट होंगे, वो भी उसका इवोल्यूशन कर सकते हैं। और सबसे लास्ट वन कि जो टीचर होगा वो भी उसका इवोल्यूशन करेगा। तो इस तरह से जो है वो ट्रांसपेरेंसी आएगी उस बच्चे की पढ़ाई में और मार्क्स में। अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, जो कि 12th के बाद होने वाली है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट है। मींस कि आप अगर एजुकेशन कर रहे हैं और कहीं आपकी ब्रेक हो जाती है तो उस एजुकेशन को आप आगे यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसके लिए अलग से एकेडमिक बैंक्स बनेंगे जो कि आपका क्रेडिट वो सेव करेंगे। जैसे कि डिजी लॉकर हो गया, आपको पता होगा, तो इसमें आपके सारे डेटा फीड होंगे और आगे से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वो टाइम, वो पढ़ाई आपकी वेस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट है कि क्रेडिट ट्रांसफ़र। तो ये जो क्रेडिट आपका सेव हुआ है ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने बीएससी में एडमिशन लिया और बीएससी 3 साल का होता है और आप 1 ही साल पढ़े, उसके बाद किसी कारणवश आपको वो पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो जब भी आप अपनी पढ़ाई वहाँ पर ब्रेक करते हैं, अगर मान लीजिए कि आपने 1 साल तक बीएससी किया जो कि 3 साल का होता है, तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। अगर आपने 2 साल तक किया तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और आपने कोर्स कंप्लीट किया तो आपको पूरी डिग्री मिलेगी। ठीक है, और वापस से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमको क्रेडिट ट्रांसफर मिल रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स बीच में पढ़ाई ब्रेक करते देते हैं किसी न किसी कारणवश। नेक्स्ट आता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में देखिए, अगर आपको जॉब करना है तो आप 3 साल तक ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और अगर आपको मान लीजिए कि रिसर्च में जाना है तो आपके सामने अब एक और ऑप्शन होगा। जब आप 4 साल तक ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ये आपका ऑप्शनल होगा, और उसके बाद आप 1 साल का पीजी कर सकते हैं। जी हाँ, और एमफिल देखेंगे तो एमफिल को यहाँ से हटा दिया गया है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस ग्रेजुएशन सिस्टम से, या ये जो एजुकेशन सिस्टम हायर एजुकेशन सिस्टम है, इससे एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है कि जो स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएशन में बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि हमेशा जो है वो 4 साल का ग्रेजुएशन मांगा जाता है और हमारे पास 3 ही साल का होता था। तो ये प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। और देखते हैं कि हायर एजुकेशन में क्या बदलाव किए गए हैं। और एक बदलाव है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं रहने वाली, कोई एनी सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बाउंडेशन नहीं है कि आप आईटी में पढ़ रहे हैं और आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो फिर भी वहाँ पर आप जो है एक अपने मनपसंद सब्जेक्ट म्यूज़िक या कोई भी आपको जो पसंद हो वहाँ पे आप चुन सकते हैं। आपको ये आज़ादी होगी और ये सभी के साथ लागू होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी स्टूडेंट्स का किसी भी फील्ड में कोई स्किल है तो उसको वहाँ पे यूटिलाइज कर सकता है अपने खुद के मार्क्स को इंक्रीज करने में या अपनी डिग्री को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट है कि 1 रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन। ये बहुत अच्छे पॉइंट है कि अभी तक क्या होता था कि सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक अपना अपना कहीं ना कहीं एक अलग प्रोफार्मा होता था, एक अलग रूल्स होते थे जो कि यूजीसी के थ्रू और बहुत सारी एजेंसीज हैं उसके थ्रू कंट्रोल हुआ करते थे। पर अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब सेंट्रल, स्टेट या डीम्ड कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसको सबको एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा। उसका एक फ़ायदा है फी कैप में भी हमको मिलने वाला है। और जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये ऑफर करेगी एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, तो इसका हमको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। लास्ट आता है कि रिसर्च प्रोजेक्ट फंडिंग्स। अब हमको रिसर्च प्रोजेक्ट में फंडिंग साइंस और आर्ट्स दोनों में ही मिलने वाली है, क्योंकि साइंस में तो थी, आर्ट्स में ज़्यादा फंडिंग नहीं आती थी, बट अब आर्ट्स में भी फंडिंग आने वाली है और वर्चुअल लैब्स जो है बनाने का ऐसा प्लान किया जा रहा है।
मेरा वर्डिक्ट आप लेंगे तो मैं ये कहूँगा कि जो ये स्ट्रक्चर आया है वो स्टूडेंट्स को अलाइन करेगा उनके रिस्पेक्टिव स्किल एरियाज़ में, कि वो सपोज दैट कि अगर 6 क्लास में वो है और उन्होंने कोई वोकेशनल सब्जेक्ट ले लिया जो उनका मनपसंद है, तो वहीं से उनको एक स्ट्रीम मिल जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे अंदर कौन सी स्किल है। तो आगे चल के उनको प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, यानी कि हर एक स्टूडेंट के साथ उसका एक कार्बन कॉपी होगी, या कह सकते हैं उसका एक प्रोफार्मा होगा कि हाँ ये स्टूडेंट शुरू से किस किस स्टेप से कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करते हुए आया है। तो हमारे पास ये बाउंडेशन हट जाती है। उसके बाद देखिए ये हमको प्रोवाइड करेगा चांस कि हम आगे पढ़ सकें, यानी कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ाई बीच में ब्रेक करता है तो उसे रिस्टार्ट करने में बहुत ही आसानी होगी। उसके बाद जो रिसर्च फील्ड है वो ज़्यादा एडवांस होगा और फिल्टर भी होगा। उसके बाद जो वोकेशनल कोर्सेज हैं इसमें हमको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ग्रो होने वाला है इससे, क्योंकि हम 6 और 8 स्टैंडर्ड में हम इतने डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे, तो यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म होती है और हम वोकेशनल कोर्स चूज़ करके खुद भी स्किल वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और लास्ट में आता है कि देखिए ये जो स्कीम है बहुत ही अच्छी है, बट फिर भी है कि अगर इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम पे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम को हम समझ रहे हैं, बट ज़रूरत है कि इसमें कोऑपरेशन का जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको और थोड़ा सुधारने का और ये स्कीम जो है उस पर अप्लाई करने का। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एजुकेशनल सिस्टम अगर जैसे आया है वैसे ही इम्प्लीमेंट हुआ तो हमारे लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे अगर कोई भी अपडेट आता है इससे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।